नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला, संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। परिसीमन और पंजाब में किसानों के मसले पर राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित। नागपुर हिंसा को लेकर एक्शन में साइबर सेल। भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाले अकाउंट्स की पहचान जारी। अब तक 10 मामले दर्ज। आरोपी फहीम समेत 6 लोगों पर राजद्रोह का चलेगा मामला। बीजापुर में नक्सलियों के कोर इलाके में घुसी फोर्स। जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स को घेरा। 2 नक्सली ढेर, 1 जवान भी शहीद। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सर्विस बंद। भाजपा ने पंजाब की आप सरकार की कार्रवाई पर उठाए सवाल। और चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम इंडिया को बीसीसीआई ने दिया बड़ा तोहफा। खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को 58 करोड़ रुपए देने की घोषणा। और नागपुर हिंसा पर ताजा हालात की बात करते हैं। नागपुर में दंगों के बाद आज 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू है। दंगों के बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कई कड़े उपाय किए हैं। दंगों को भड़काने के मुख्य आरोपी फहीम खान को कल रात शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फहीम खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से दंगों के असल कारणों का खुलासा होगा। इसके अलावा पुलिस ने 1000 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। फहीम पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जा रहा है। इन संदिग्धों के खिलाफ विभिन्न आरोपों की जांच की जा रही है। नागपुर हिंसा मामले में अब तक कुल 84 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल 650 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न 57 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। ये गिरफ्तारी दंगों के दौरान किए गए अपराधों, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा फैलाने के आरोप में की गई है। साइबर सेल पुलिस ने कुल 174 वीडियो डिलीट किए हैं जो दंगे भड़काने के उद्देश्य से पोस्ट किए गए थे। और नागपुर में भड़की हिंसा के बाद आज भी कर्फ्यू जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। इस बीच डीसीपी नागपुर ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 4 साइबर सेल से जुड़ी हैं, जिसमें इन मामलों से जुड़े वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए हिंसा, अभद्रता और 2 समुदायों के बीच वैमनस्य को भड़काने की कोशिश की गई थी। ये इस मामले में 4 एफआईआर दाखिल हुई हैं, 27/25, 28/25, 29/25 और 30/25। इसमें जो पहली एफआईआर है वो ये है कि जो औरंगजेब के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट का जो वीडियो बनाकर और उसमें इस प्रकार की टिप्पणी कर उसको स्प्रेड किया गया, जिसमें वायलेंस को बढ़ावा दिया गया। उस पर 27/25 ऐसा एफआईआर दाखिल हुआ है। 28/25 जो वायलेंस जो वीडियोस हुए, उन वीडियोस को क्लिपिंग बनाकर उसको स्प्रेड किया गया, जिससे कि और फर्दर 2 समुदाय के बीच में वायलेंस हो। और तीसरा है 29/25, जिसमें अभद्र प्रकार के पोस्ट किए गए, जिससे फर्दर वायलेंस को प्रमाण दिया गया। और 30/25 में जो वायलेंस की वीडियोस हैं उनको ग्लोरीफाई किया गया। उसमें किस प्रकार के एक कैप्शन दिए गए कि अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, और इसकी वजह से और उसको ग्लोरीफाई करके और उसको बढ़ाने के लिए अपील की गई। वो 30/25 में, और इस प्रकार से 4 एफआईआर दाखिल की है। 230 के ऊपर प्रोफाइल्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन मांगी है, ब्लॉक करने के लिए दिया है। और अभी एफआईआर में 50 के ऊपर प्रोफाइल्स उसमें डाली गई हैं। उन सबकी जानकारी हमने जो थर्ड पार्टीज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, उनसे हम लोग मांग रहे हैं। और उसमें जिस प्रकार से जैसे जैसे जानकारी हमारे पास आती जाएगी, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया चालू करेंगे। डीसीपी नागपुर ने आगे बताया कि 6 लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर हिंसा भड़काने का काम किया था। डाला गया है वो गुना नंबर 30/25 में डाला गया है, जिसके अंतर्गत जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में जो पत्थरबाजी हुई,
उसको ग्लोरीफाई किया गया है। उसके साथ में ऐसे कमेंट डाले गए हैं, उसमें जो कैप्शन डाला गया है अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए, और जिसको हम लोग बोलेंगे कि आर्म्ड अग्रेशन को बढ़ाने के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो उस प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। उस वाले उन लोगों के ऊपर केवल ये देशद्रोह का कलम लगाएंगे। 6 आरोपी हमने उसमें लिखे, उसमें फहीम खान भी है और उसमें और भी आरोपी अभी ऐड होंगे। और नागपुर हिंसा पर जो ताज़ा अपडेट मिल रहे हैं उस पर और जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे साथी योगेश शीतल। योगेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, एक तरह से साइबर सेल की एक बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है, कई बड़े खुलासे किए, इन खुलासों में क्या सामने आ रहा है? फहीम खान पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। देखिए रितु, फहीम के साथ 6 और अभियुक्त हैं, 6 और आरोपी हैं जिस पर बेसिकली जो है सेडिशन का चार्जेस लगा है। ये एक नई इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी थोड़ी देर पहले जो है डीसीपी के माध्यम से मिली। इसके अलावा जैसा कि हम लोग शुरुआत से ही इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि जो पूरा का पूरा जो कॉन्स्पिरेसी हैच किया गया है उसमें कई बड़े प्लेयर्स जो है वो सामने वो पीछे जो है वो हो सकते हैं। और आज की जो प्रेस वार्ता थी डीसीपी साइबर सेल की, उसके बाद ये चीज़ें और साफ हो गई, क्योंकि वीडियो को कट करके पोस्ट किया गया। पहले शुरू में ऐसा लगा था कि ये चीज़ें अचानक इंटेंसिफाई हुई है, लेकिन अचानक इंटेंसिफाई नहीं हुई थी, क्योंकि अगर वीडियो को ट्रिम किया गया है, ट्रिम करके पोस्ट किया गया है और अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से उसको प्रसारित करने की कोशिश की गई है, तो वो एक बड़ा जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो कहते हैं वो कॉन्स्पिरेसी वहाँ पे हैच की गई है। और साइबर सेल की अलग अलग टीम, करीब 18 से ज़्यादा टीमें जो है वो इस चीज़ की जांच कर रही है कि कितने कहां किस किस माध्यम से किस किस अकाउंट से ये पोस्ट किए गए। टोटल 10 जो एफआईआर हुए हैं इस मामले में अब तक, उसमें से 4 एफआईआर जो है वो साइबर सेल की तरफ से किए गए हैं। और इसके साथ ही जो सोशल मीडिया जो नई जो आईटी लॉ है, जो नए उसमें प्रोविजंस आए हैं, उसके तहत जो फेसबुक है, एक्स है या इंस्टाग्राम है, इनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनके थ्रू इंफॉर्मेशन भी गैदर की जा रही है कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट हैं जो कि फेक अकाउंट क्रिएट करके इस वीडियो को प्रोपेगेट किया गया था, इसको पेनिट्रेट किया गया था, ताकि जो वायलेंस है वो और इंटेंसिफाई हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज जो है वो किया जा सके। तो ये फिलहाल इस मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बात, जो देशद्रोह का जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा इस मामले में एक तरीके का ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं इस मामले में है, क्योंकि जितने अभी तक एक्यूज्ड है, अभी तक देखिए 84 की बात हो रही है। सुबह में जो डीसीपी सुबह में जो कमिश्नर है रविंद्र सिंघल, उनका हमने सुना था बयान, उन्होंने कहा था 84 लोग जो है उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन ये संख्या जो है वो अभी और बढ़ेगी और गिरफ्तारी जो है वो लगातार जारी है। जो अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है उनकी पुलिस कस्टडी जो है 21 तारीख यानी कि कल तक जो है उनकी पुलिस हिरासत है। कल उनको वापस न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है ये चीज़ें साफ होगी कि पुलिस ने इस पूछताछ के दौरान जो है क्या क्या चीज़ें जो है पुलिस के सामने आई। ये देखना दिलचस्प होगा यहाँ पर कि पुलिस जो है आगे पुलिस कस्टडी एक्सटेंड करने की बात करती है या फिर जो एक्यूज्ड है उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। जी योगेश, अभी भी 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। ऐसे में कल शुक्रवार का दिन है, कल जो अभी तक हिरासत पे लिए गए हैं उनकी भी कल पेशी की जाएगी। इस बीच ये जो सामने जानकारियां आ रही हैं, फहीम खान वही है जिसने 2024 में नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, तो यानी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक एक संलिप्तता जो दिखाई दे रही है फहीम खान के साथ। तो ये पूरा मामला सिर्फ एक रात भर का नहीं दिखाई देता है कि जिस दिन ये दंगा भड़का या जिस दिन उपद्रवियों ने एक तरह से उपद्रव मचाया है, उसके पीछे भी कई तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। साइबर सेल को और क्या जानकारियां मिलती दिखाई दे रही हैं? देखिए, जो नेक्सस है वो नेक्सस को अनवील करना जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है महाराष्ट्र पुलिस के लिए, चाहे वो साइबर सेल हो, चाहे वो एटीएस हो, चाहे वो फॉरेंसिक हो, चाहे वो स्थानीय पुलिस हो। क्योंकि जो नेक्सस है, जिस तरीके से माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी करके एक छोटी सी पार्टी थी जो मेन एक्यूज्ड है वो चला रहा था, नितिन गडकरी के खिलाफ ये कंटेस्ट किया था और कई सारी चीज़ों में इसकी संलिप्तता जो है वो दबे स्वर में जो है अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है। जो वीडियो कट करने की बात हो रही है वो सिर्फ ये वीडियो नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई सारे वीडियोस थे जिसका कनेक्शन कुछ वीडियो को सर्कुलेट किए गए थे आउट ऑफ कंट्री, बांग्लादेश या फिर अन्य देशों में भी वो वीडियो को शेयर किया गया था, ताकि वो वहां से जो है वो उसको पॉपअप किया जा सके, उसको सोशल मीडिया पे डाला जा सके और यहाँ की पुलिस और यहाँ की एजेंसीज है उनको डिफिकल्टी जाए जो कॉन्स्पिरेटर है उन तक पहुँचने में। तो काफ़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी इस मामले में थी। और जहाँ तक अगर आप इन विषयों को अगर छोड़ दें तो कई स्तर
पैरों पर ये कॉन्स्पिरेसी की गई है। सिर्फ हिंसा ही नहीं थी, बल्कि डर, और खासकर महिलाओं के खिलाफ, जो ऑन ड्यूटी जो विमेन कांस्टेबल्स थी या विमेन ऑफिशियल जो कि ऑन ड्यूटी थी, उनको मोलेस्ट करने की कोशिश की गई, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनकी मॉडेस्टी जो है डिसरॉप करने की कोशिश की गई। ये डिट्टो वैसा ही है जैसे 2012 में जब मुंबई का दंगा हुआ था, जब आज़ाद मैदान में जब रजा अकादमी और जो एक प्रोटेस्ट वहां पे शुरू हुआ था, और प्रोटेस्ट में करीब 1500 लोगों के आने की बात की गई थी, उसका परमिशन दिया गया था। बाद में करीब 40,000 लोग आए, यहाँ पे एक दंगे वाली स्थिति यहाँ पे पैदा हुई। वहां पे उस वक्त महिला कांस्टेबल के साथ बदतमीजी की गई थी, उनके साथ जो है काफी सारी ऐसी शिकायतें जो है वो मिली थी, और ये पुलिस ने ऑन द रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया था। तो अगर आप मॉडस ऑपरेंडी को देखें तो आपको लगेगा कि ये चीजें काफी इंटेंसिफाई हुई है, लेकिन इसके पीछे जो है एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कॉन्स्पिरेसी जो है वो हैच की गई है। और यही वजह है कि इस मामले में 10 एफआईआर हुए हैं, और पुलिस की अलग अलग टीम, चाहे वो साइबर सेल की हो, चाहे वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की हो, चाहे वो अलग एजेंसी हो, सबको लगाया गया जांचने में कि आखिर इसके पीछे का चेहरा जो है वो कौन है, और जो नेक्सस है इसमें कितने तरह के लोग, कितने तरह की संस्थाएं जो है वो मिली हुई है। योगेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं और संदर्भ आप जोड़ रहे हैं और घटना भी याद दिला रहे हैं कि 2012 में आजाद मैदान में जो उपद्रव हुआ था उसमें किस तरह से महिला सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया था, उनके साथ अभद्रता की थी उपद्रवियों ने। तो क्या उपद्रवियों का एक पूरा मोडस ऑपरेंडी है जिसमें साइबर या फिर तमाम इस तरह के मैसेजेस और वीडियोस के तहत आप लोगों को जुटाते हैं, और फिर जिस तरह का उपद्रव होता है उसमें पुलिस विभाग की महिलाओं को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि 2012 की घटना भी याद है, और ये जो हुआ नागपुर हिंसा में उसमें भी कुछ ऐसा ही सामने आया, क्योंकि एफआईआर जो 10 हुई है उसमें से एक एफआईआर में बहुत साफ लिखा गया है कि किस तरह से नागपुर हिंसा में उपद्रवियों ने महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ अभद्रता की है उनके साथ। देखिए ऋतु, ये एक मॉडस ऑपरेंडी है। अगर आप इस नजरिए से देखें, तो जो महिला पुलिसकर्मी होती हैं, खास करके अगर आप देखेंगे प्रोटेस्ट वाली जगह पे, तो कई बार महिलाओं को आगे किया जाता है। चाहे आप शाहीन बाग में देख लीजिए, या चाहे अभी जो कंटेम्प्रेरी जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अभी जो रिसेंटली वक्फ का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे आपको कई जगह रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पे कुछ नाबालिग बच्चियां हैं जिनको वक्फ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, जिनको क्या हो रहा है वो कुछ मालूम नहीं है, जिसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करें वो मालूम नहीं है। और सिमिलरली एकदम बिल्कुल ऐसा ही चीज यहाँ पे हुआ था। मुझे याद है जब हाजी अली में महिलाओं को प्रवेश की, मुंबई की मैं आपको बात कर रहा हूं जहां पे मैंने रिपोर्टिंग की थी, हाजी अली में महिलाओं के प्रवेश को लेकर बात हुई थी, वहां पे भी छोटी छोटी महिलाओं को आगे किया गया था। देखिए, महिलाओं को ये इस तरीके के जो आप हिंसा बोल लीजिए, दंगा बोल लीजिए, अशांति बोल लीजिए, इसमें महिलाओं को सबसे पहले तो महिलाओं को आगे किया जाता है समुदाय विशेष के द्वारा, आमतौर पर, जैसा कि देखा गया और जैसा कि यहाँ पे मुंबई में हम लोगों ने रिपोर्ट भी किया है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर महिला पुलिसकर्मी को आगे किया जाता है तो उनके साथ फिर बदतमीजी होती है, उनके साथ जो है वायलेंस होता है, उनका इंसल्ट किया जाता है, और फिर आप कह सकते हैं कि मोलेस्टेशन या जिस एक्सट्रीम लेवल पे आप जा सकती हैं वो सब चीजों की भी खबरें जो है वो आती है। तो कुल मिलाकर महिलाओं को एक टूल बनाया जाता है इस तरह के प्रोटेस्ट में, और यहाँ पे जो हिंसा हुई है नागपुर में, यहाँ पे डिट्टो वही चीज हुई है जो कि 2012 में हुई थी। तो मोडस ऑपरेंडी समान है। हालांकि जांच का विषय अभी आगे पुलिस जांच किस दिशा में लेके जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का एक अलग चीज है, क्योंकि देशद्रोह का भी जो सेक्शन है वो 6 लोगों पर लगाया गया। अभी आगे हो सकता है इस चीजों को और एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि अभी गिरफ्तारियां इस मामले में चल ही रही है। कल पुलिस जो आरोपी है जिनको अब तक गिरफ्तार किया गया उनकी पेशी होगी, क्या चीजें जांच में निकल के आई वो सामने आएगी। साथ में जो नए आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, हो सकता है कि जो गिरफ्तार आरोपी हैं, जो नए आरोपी होंगे, उनको कन्फ्रंट करवाने के लिए पुलिस जो पहले से गिरफ्तार है उनकी कस्टडी एक्सटेंड करने की मांग भी जो है वो कोर्ट से कर सकती है। कोर्ट अब इन सब चीज़ों को कितना संज्ञान में लेता है, किस तरीके के फैसले आते हैं कोर्ट से, ये अलग विषय है। लेकिन इस बीच जो पुलिस की अलग अलग यूनिट्स हैं वो अपने काम पर लगी हुई हैं, और इस वक्त जो है कर्फ्यू वहां पे लगा है, स्थिति सामान्य है, लेकिन पुलिस की पैरेलल में इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफी तेजी से यहाँ पर चल रही है। बिल्कुल योगेश, नागपुर हिंसा से जुड़े कई एंगल सामने आ चुके हैं, जिसमें मुख्य आरोपी फहीम खान और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही उन पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ 50 और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी कल पेशी की जाएगी। कल शुक्रवार का दिन है। इसी के साथ एक तरह से साइबर सेल सबसे ज्यादा एक्टिव इस पूरे मामले में है, क्योंकि कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्हें यह माना जा रहा है कि
टेम्पर्ड भी है, साथ ही साथ इस तरह से तैयार किए गए हैं कि लोगों को भड़काया जा सके। उसमें भी किस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस के खिलाफ साजिश की जा रही है, इन तमाम मामलों से जुड़े वीडियो सामने आए हैं। लगातार देखना दिलचस्प होगा कल जब पेशी होगी तो नागपुर पुलिस और साइबर सेल किस तरह से तमाम उन सबूतों को एक बार फिर कोर्ट में रखेगा, क्योंकि अगर जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी अगर एक तरह से उनकी गिरफ्तारी को और आगे बढ़ाने की बात होती है या फिर फहीम खान की भी कस्टडी को लेकर आगे पुलिस क्या कहती है, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश अभी तक के लिए। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से नागपुर हिंसा को लेकर नागपुर पुलिस का साइबर सेल इस समय एक्टिव है और कई ऐसे बड़े सबूत सामने आए हैं जो कई बड़े खुलासों की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये पूरी हिंसा किस तरह से एक सुनियोजित ढंग से इसको अंजाम दिया गया है। इसमें फहीम खान मुख्य आरोपी है, इसी के साथ 6 आरोपी और हैं जिन पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। बात शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस की कड़ी कार्रवाई जारी है। करीब 1 साल से बंद पड़े शंभू अंबाला मार्ग से कंक्रीट के बैरिकेड को जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने किसानों के तंबुओं को उखाड़ने का काम शुरू कर दिया है। किसानों को यहां से हटा दिया गया है और पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। साथ ही इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर किसी को भी किसानों के तंबुओं के पास जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं तंबुओं के आसपास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। कुछ किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ खनौरी बॉर्डर से अपने अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। इस समय इलाके में तनाव बना हुआ है और पंजाब पुलिस स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के प्रयास में जुटी हुई है। साथ ही किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए पुलिस भी की भारी तैनाती की गई है। बॉर्डर पर सुरक्षा के सभी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले देर शाम किसान नेताओं के प्रमुख जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर को हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें मोहाली में उस समय हिरासत में लिया जब वे चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करने के बाद लौट रहे थे। पंजाब पुलिस की धरना दे रहे किसानों पर एक्शन और शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाने के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पंजाब में आप सरकार ने आधी रात को प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन बेदखल किया। अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने कभी दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को पानी, बिजली और वाईफाई मुहैया कराया था, लेकिन अब पंजाब में आप सरकार बुलडोजर चलाकर उनके टेंट और कैंपसाइट को गिरा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले किसान आंदोलन के प्रायोजक किसान संगठनों के स्वयंभू संरक्षक फॉरेन फंडेड एनजीओ जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित एनजीओ सहित कनाडा स्थित पंजाबी पॉप गायक और एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर कूदने वाले इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन कभी किसानों के मुद्दे के लिए थे ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को निशाना बनाने के लिए थे। अन्यथा जब पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों की मांगे जायज हैं, तो इस पूरी चुप्पी को कैसे समझा जाए, जिन्हें पूरा करने का वादा खुद आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान किया था। उधर पंजाब में किसानों को शंभू और खनौरी सीमा पर से हटाने का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा है कि किसानों को गिरफ्तार करना गैर लोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि ये भगवंत मान सरकार के अहंकार को दिखाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवंत मान किसानों के नंबर 1 दुश्मन है और व्यापारी वर्ग को खुश करने के लिए किसानों को हटाया गया है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद धर्मवीर गांधी हमारे साथ हैं, जो पंजाब से आते हैं। लगातार केंद्र सरकार बात कर रही थी धरना दे रहे किसानों से। कल मीटिंग भी हुई और तारीख सुनिश्चित कर दी गई मई की, लेकिन अचानक आधी रात को ऐसा क्या होता है कि किसानों के आंदोलन को ध्वस्त किया जाए, किसान नेताओं को अरेस्ट किया जाता? बातचीत करने आए किसानों को गिरफ्तार करना ये तो वैसे ही गैर लोकतांत्रिक है। इवन जब दो देशों की लड़ाई होती है तो दुश्मन की फौज भी दूसरी तरफ से आए बातचीत करने वाले लोगों को कभी गिरफ्तार नहीं करती, उनको अपने ठिकाने पे जाने देती है, उसके बाद अपनी जो मिलिट्री कार्रवाई है वो करती है। गांधी साहब, आप तो आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, कांग्रेस के भी सांसद हैं, आप आम आदमी पार्टी की कार्यों को
को समझते हैं। जिस तरह से पिछले काफी समय से भगवंत मान सरकार लगातार पंजाब में काम कर रही है, कई विरोध के स्वर और खासकर किसानों के मुद्दों पे कई मीटिंग और मीटिंग को छोड़ के चले आना, उनकी मांग ना सुनना, कि बड़े सवाल खड़ी करती है। ये उनके अहंकार को दर्शाता है और उनके झूठ को, फ्रेब को नंगा करता है। जो वो किसानों के हित की बात कभी किया करते थे, आज वो किसानों के नंबर 1 दुश्मन है और पंजाब के किसानों के आंदोलन को खत्म करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहा यह जा रहा है अरविंद केजरीवाल वहां पर शासन चला रहे हैं, भगवंत मान को रिमोट से चला रहे हैं, ये बात सच है? यस, बिल्कुल ये उनसे कर रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा आना चाहते हैं। लुधियाना एक टोटल अर्बन सीट है, शहरी हिंदुओं को खुश करने के लिए, व्यापारी वर्ग को खुश करने के लिए, कारखानेदार वर्ग को खुश करने के लिए किसानों पर ये शर्मनाक एक्शन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे धर्मवीर गांधी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पंजाब में किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उनके आंदोलन को समाप्त किया गया और उनको अरेस्ट किया गया, ये कतई गलत है। इसके लिए भगवंत मान दोषी। और कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। और जालंधर से हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पे। गुरमीत, सबसे पहले तो आपसे अपडेट ही लेना चाहेंगे कि शंभू और संगौली बॉर्डर पर जिस तरह से पंजाब पुलिस ने रात भर में कहे और सुबह से जो एक ताबड़तोड़ एक पूरा अपना मुहिम चलाया और किसानों को उठा के वहां से फेंक दिया गया है, अगर कहे इस तरह का जो एक बर्ताव किया जा रहा है किसानों के साथ, आप सरकार ने इतनी तेजी से, आप सरकार का ये परिवर्तन क्या बता रहा है? देखिए, ये परिवर्तन के मायने क्या हैं वो तो अभी कुछ समय बाद ही पता चलेंगे, क्योंकि अभी जो ये कार्रवाई हुई है तो किसानों का जो ये संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा है, वो 35 से ज्यादा किसान संगठनों को मिलाकर बनाया गया है। तो ऐसे में जिस समय ये सभी किसान संगठन यानी संयुक्त किसान मोर्चा अब इकट्ठे बैठकर एक मीटिंग करेगा अगली रणनीति के बारे में, या पंजाब सरकार के लिए आगे की रणनीति किसानों की क्या होगी, उसके बारे में फैसला तो बाद में किया जाएगा। मगर फिलहाल जो है बहुत ही कम समय के अंदर किसानों ने यह फैसला लिया और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने आज सुबह ही ऐलान कर दिया था कि पंजाब में सभी डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और उसी क्रम में पंजाब के अलग अलग जिलों से ये खबरें आने लगी। गिद्दरबाहा में भी धरना प्रदर्शन किया गया और खास तौर पर वहां पर जब किसान पहुंचे तो जो पुलिस थी, पुलिस की नफरी वो किसानों से कम थी, इसलिए किसान जो है वहां पर ओवर पावर कर गए। और ये जो गिद्दरबाहा वाला जो हाईवे है, ये आपको बता दें कि बठिंडा को श्री गंगानगर से जोड़ता है। बठिंडा से जब हम श्री गंगानगर की तरफ चलते हैं तो तकरीबन 30 किलोमीटर चलने के बाद गिद्दरबाहा में मेन हाईवे पर यह धरना किसानों की ओर से लगाया गया। इसके साथ ही फाजिलका, फिरोजपुर में भी धरना लगाया गया। मोगा में किसानों की और पुलिस की बड़े स्तर पर धक्का मुक्की हुई है और बरनाला, बठिंडा, मुक्तसर वहां पर भी धरना देने के लिए किसान पहुंचे। हालांकि पुलिस ने किसानों को खदेड़ दिया है, मगर अलग अलग जिलों से खबरें लगातार पहुंच रही हैं कि किसान प्रदर्शन करने के लिए निकल रहे हैं, मगर पुलिस किसी भी तरह से इस प्रदर्शन को दबाना चाहती है। वहीं जो किसान नेता हैं, जो किसानों के लीडर हैं, उन्हें अलग अलग जगह डिटेन करके रखा गया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल को जालंधर में डिटेन करके रख लिया गया है। उन्हें कल रात को ही पटियाला से जालंधर लेकर आया गया था। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में किसान नेता है बलदेव सिंह सिरसा, उन्हें भी डिटेन कर लिया गया है। वहीं तीसरी तरफ पटियाला में बड़े स्तर पर जो जेल है वहां पर किसान नेताओं को और बड़े स्तर पर जो किसान हिरासत में लिए गए हैं उन्हें डिटेन करके रखा गया है। अब जो फिलहाल स्थिति बन रही है उसके बीच में पंजाब सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने कहा है कि ये जो प्रदर्शन चल रहा था उसे रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि पंजाब की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। जो उद्योगपति है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, उसे बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा था, आवाजाही हो नहीं रही थी। पंजाब इस समय आपको बता दें कि ऑपरेशन कासो चला रहा है सरकार के द्वारा, जगह जगह नशा तस्करों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो पंजाब सरकार ये तर्क दे रही है कि पंजाब में जब नशे बिल्कुल गुरमीत, लेकिन सवाल टाइमिंग का है कि आखिर ये क्या मामला हुआ कि दिल्ली का चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी ने पूरा किसानों के प्रति उनका जो एक रवैया था, वही मांगे जो जायज लगती थी आज नाजायज लग रही हैं और उनके खिलाफ इस तरह की एक तरह से इस तरह की पाबंदी, या यूं कहें कि इतना बर्बरता के साथ उन्हें रात में उठा के बंद किया गया है। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाना चाहते हैं और व्यापारियों को खुश करने के लिए उन्होंने किसानों पर इस तरह का दमन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत पूरी जानकारी के लिए।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखते रहिए मिड डे प्राइम। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और छत्तीसगढ़ से आ रही एक बड़ी खबर। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ हुई है जिसमें अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। भारी मात्रा में नक्सलियों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सुबह 7 बजे से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार फायरिंग जारी थी। छत्तीसगढ़ बीजापुर से ये बड़ी खबर आ रही है। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए हैं। उनके पास से बड़ी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। 18 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। अभी तक ये सुबह 7 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी, उसके बाद से 18 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच इस तरह की मुठभेड़ होती रही है और बीच बीच में हमने देखा है कि नक्सलियों के भी शव बरामद हुए। तो कई बार हमने ऐसे भी मौके देखे जिसमें नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट करके सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। लेकिन ये ताज़ा मामला आज सुबह 7 बजे का है जहां सुरक्षा बल और पुलिस के और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जो जानकारियां अभी तक सामने आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि फोर्स ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स को घेरा था। सभी के शव बरामद किए जा चुके हैं। ये दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर ये मुठभेड़ हुई जिसमें 18 नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। नक्सलियों के कोर इलाके में फोर्स घुसी जहां जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स को घेरा और दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी रही। इसके बाद इस मुठभेड़ के बाद 18 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। सोमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमेश, ये इलाका वही है बीजापुर का जहां हम इससे पहले भी कई घटनाएं देख चुके हैं, लेकिन इस घटना को एक बड़ी घटना के तौर पे माना जा रहा है। 18 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और इसमें तमाम वो कोर कमांडर्स नक्सलियों के शामिल थे जिस पर सुरक्षा बलों ने एक तरह से एक बड़ा हमला किया। आपने देखा होगा केंद्र और राज्य सरकार लगातार जो बस्तर का इलाका है इस इलाके में सुरक्षा बल के जवानों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे के साथ कंधा मिलाकर लगातार उस इलाके में सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर कर रहे हैं। और आज जिस तरह की जो सूचना मिली थी सुरक्षा बलों के जवानों को, बीजापुर और जो दंतेवाड़ा के जवान है एक संयुक्त ऑपरेशन किया। संयुक्त ऑपरेशन करने के बाद बीजापुर का जो गंगलोर का जो इलाका है उस इलाके में सुरक्षा बल एक ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से इलाके में एक सर्चिंग अभियान किया गया। सर्चिंग अभियान के बाद जो डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स और एसटीएफ के जो जवान हैं उस इलाके में कई घंटों तक जो नक्सलियों और सुरक्षा के बीच में मुठभेड़ चलती रही। पहले सूचना हमें आती है 2 नक्सलियों की मारे जाने की खबर। अब जो सूचना हमें मिली है अब तक 18 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और जो नक्सली है उनके पास से भारी मात्रा में गोले बारूद, AK-47 आधुनिक हथियार भी मिले हैं।
दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, तो उसी का परिणाम है कि आज जो बस्तर का इलाका है, बस्तर के जो कोर इलाके हैं, नक्सल प्रभावित इलाके हैं, उस इलाके में घुसकर सुरक्षा बल के जवान नक्सल प्रभावित इलाके में घुसकर लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने एक अभियान भी निकाला है, नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत जो आत्मसमर्पण नक्सली हैं भारी मात्रा में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, और जो सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो योजना है, उन तमाम योजना का जो आत्मसमर्पण जो करने वाली नक्सली योजना का भी लाभ भी मिल रहा है। जी सुमेश, 2024 में भी हमने देखा कि किस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही थी। 25 के मात्र 3 महीने हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो 9 फरवरी, 2 फरवरी, 20 से 21 जनवरी, ये तमाम वो तारीखें हैं जिसमें नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती रही है। ये जो इलाका है दंतेवाड़ा बीजापुर के बीच का, ये एकदम एंट्री का इलाका है इस इलाके का, जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। ये आईईडी ब्लास्ट एक नक्सलियों ने लगाया हुआ था। इसके बाद सुरक्षा बलों की इस कामयाबी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इलाके में सर्च ऑपरेशन खत्म हो चुका है? ये माना जा रहा है कि इतनी तादाद में जब नक्सली मौजूद थे तो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे। आपने देखा होगा 2024 जिस तरह से नक्सलियों के लिए काल बनकर आया था, करीबन 2024 में 200 से ज्यादा नक्सलियों का सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर किया था, 900 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था और 1500 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई थी। उसी तरह से 2025 में 1 जनवरी से अब तक करीबन 300 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर हो चुका है, 1200 से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 2000 से ज्यादा की संख्या में नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। और आज जिस तरह मुठभेड़ हुई है, जो बीजापुर का इलाका है, गंगलूर का इलाका है, उस इलाके में सुरक्षा बल के जवानों को जो सफलता मिली है, जो सर्चिंग अभियान, जो सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग अभियान में निकले थे, एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था। दंतेवाड़ा पुलिस इसमें शामिल थी, बीजापुर की पुलिस इसमें शामिल थे, डीआरजी के जवान थे, एसटीएफ के जवान थे। और उस इलाके में जब उनको सूचना मिली थी कि भारी संख्या में नक्सली यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, इसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और लगातार सुबह 6 बजे से ये मुठभेड़ चल रही थी और अब भी ये मुठभेड़ चल रहा है। सर्चिंग अभियान भी जारी है और अब तक 18 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है और जिस तरह से 2026 का जो लक्ष्य था नक्सलवाद को खत्म करने का, वह लक्ष्य पूरा होता भी दिख रहा है। जी सुमेश, नक्सलियों का तरीका अभी तक सुरक्षा बलों पर हमला करने का यही रहा है कि जब भी कोई बड़ा कॉन्वॉय वहां से निकलता है या फिर कोई टुकड़ी निकलती है तब वो इस तरह का हमला करते हैं। ऐसे में आज का जो हमला है इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये इस इलाके में इस तरह के इनपुट्स मिले थे कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं, या जो 18 शव बरामद किए गए हैं इससे बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद थे और इन 18 शवों को अपने साथ लेके नहीं जा पाए? क्योंकि हर मुठभेड़ में ये देखा गया है कि नक्सली जब मारे जाते हैं तो बाकी नक्सली उन शवों को अपने साथ ले जाते हैं। आपने देखा होगा कि 1 जनवरी 2025 से अब तक लगातार जो सुरक्षा बल के जवान हैं नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता भी मिल रही है। नक्सली क्या करते हैं, जब इनका जो नक्सलियों का इनकाउंटर होता है तो जो सुरक्षा बल के जवान को घात लगाकर बैठते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज जिस तरह से जो सब सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में पहुंचे थे, बीजापुर के गंगलूर इलाके में जो पहुंचे हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो नक्सली थे एक आईडी उनके द्वारा लगाया गया था और इसके बाद जब सुरक्षा बल के जवान उस इलाके से आ रहे थे तो उनकी चपेट में आने से एक जो डीआरजी का, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स का, वो जवान शहीद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों का ये कायराना हरकत भी है और लगातार 1 जनवरी 2025 से अब तक मार्च में कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। और सबसे ज्यादा मैं बताऊं, जो नक्सली मार्च के महीने में सबसे ज्यादा मूवमेंट होते हैं, सबसे ज्यादा वो ट्रेनिंग देते हैं। और दूसरी तरफ जो अबूझमाड़ का इलाका है, माड़ वो इलाका है नक्सलियों का सबसे ज्यादा कोर इलाका माना जाता है। दूसरी तरफ जो पूर्ववर्ती गांव है, कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बस्तर दौरा किया था, वो पूर्ववर्ती गांव गए थे, उन्होंने दौरा किया था। जो नक्सली मोस्ट वांटेड कमांडर है हिडमा के ऊपर करोड़ों रुपए का इनाम है, तो जो सुरक्षा बल के जवान है उसकी भी तलाश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें तेलंगाना पुलिस, आंध्रा पुलिस, महाराष्ट्र के जवान लगातार उस इलाके में भी ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हिडमा के इलाके में भी सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए, वहां पर कैंप खुल रहे हैं, वहां पर अस्पताल खुल रहे हैं, वहां पर सड़कें बन रही है। नक्सली ये चाहते हैं कि बस्तर का विकास ना हो,
तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नक्सली बौखलाए होते हैं, तो कहीं ना कहीं कायराना हरकत उनका देखने को मिलता है। आज जिस तरह से बस्तर बदल रहा है, बस्तर में विकास की तस्वीर देखी जा रही है, बस्तर में सड़क का निर्माण हो रहा है, बस्तर में अस्पताल खोले जा रहे हैं, बस्तर में टावर लग रहे हैं, बस्तर में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल के जवान है उस इलाके में लगातार सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है और बस्तर विकास की रफ्तार में बढ़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां इस बड़ी मुठभेड़ में और धरपकड़ में इस मुठभेड़ में 18 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। अभी तक की यही खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेश। और संसद के उच्च सदन राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। सभापति जगदीप धनखड़ ने आज सदन की कार्रवाई शुरू होने पर पटल पर दस्तावेज रखने की कार्रवाई पूरी की। उसके तुरंत बाद उन्होंने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले आज संसद परिसर में डीएमके के सांसदों ने डिलिमिटेशन के मुद्दे पर संसद के बाहर प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि संसद के अंदर किसी भी तरह का बैनर, पोस्टर तथा या फिर प्ले कार्ड वगैरह प्रदर्शित करने पर पहले से ही मनाही है। राज्यसभा की कार्रवाई 12:15 पर जब दोबारा शुरू हुई तो हंगामे के कारण राज्यसभा आज तीसरी बार परिसीमन और पंजाब में किसानों के मसले पर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। गुरुवार को लोकसभा की कार्रवाई आरंभ होते ही कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिसीमन को लेकर डीएमके सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दोबारा लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ी और फिर सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं आज जल शक्ति मंत्री लोकसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देंगे। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, बेहद महत्वपूर्ण सत्र इस समय चल रहा है, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं विपक्ष का हंगामा, सुबह से ही दोनों ही सदन स्थगित होते रहे हैं। अब 2 बजे के बाद की एक तरह से क्या लगता है, क्या दोनों पक्षों के बीच में किसी तरह की कोई बातचीत हुई है कि सदन सुचारू रूप से चल सकेगा? देखिए, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे, जब जगदीप धनखड़ जो सभापति महोदय है, जब उन्होंने प्रवेश किया तो वहाँ पर प्ले कार्ड लेकर के, प्ले कार्ड के साथ साथ आप देखेंगे टी शर्ट जो वो लोग पहने हुए थे, डीएमके के जो सदस्य थे वो टी शर्ट पहने हुए थे जिस पर तमाम तरह के नारे लिखे हुए थे परिसीमन को लेकर के, कि परिसीमन ये गलत है, परिसीमन ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर के जगदीप धनखड़ जो सभापति महोदय है उन्होंने साफ साफ कहा कि ये नहीं चलेगा, सदन की कार्रवाई ऐसे नहीं चलती है। और फिर उन्होंने 11:30 में फ्लोर लीडर्स जो थे, जो भी राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स हैं, उनकी एक बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के बाद फिर जब 12 बजे स्टार्ट हुआ, ऐसा लगा कि आम सहमति बन गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। लेकिन लेकिन आपने देखा और फिर 12:15 तक स्थगित हुआ और फिर बाद में जब कार्रवाई शुरू हुई 12:15 के बाद, तो एक बार फिर वही चीज़ें दोहराई गई, जिसके चलते सदन आज 2 बार स्थगित हुई और फिर तीसरी बार स्थगित हुई। वही चीज़ लोकसभा में हुआ। लोकसभा में भी आपत्ति जताई जो स्पीकर महोदय हैं ओम बिरला ने कि ऐसे सदन नहीं चलता है, लेकिन इसके बावजूद गतिरोध जारी रहा और अंततः 2 बजे तक दोनों सदनों को स्थगित किया गया है। अब देखना यह होगा कि 2 बजे के बाद क्या दोनों पक्ष में, सत्ता पक्ष और विपक्ष में आम सहमति बनती है या नहीं, क्योंकि आप अगर आज देखें आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज को लेकर कल चर्चा शुरू हुई थी और बहुत सारे सदस्यों ने बहुत गंभीर विषय उठाए थे और उन गंभीर विषयों का उत्तर आज गृह मंत्री को देना था। और जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला हो, चाहे घुसपैठ का मामला हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज शाम गृह मंत्री को इस पे जवाब देना था। लेकिन अब देखना होगा कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाती है या नहीं। अगर हम देखें राज्यसभा की बात करें तो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल यहाँ पर आज रखा जाना है, क्योंकि ये बिल लोकसभा से पास हो गया है। अगर हम परिसीमन के मुद्दे को देखें रितु जी, तो परिसीमन के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से डीएमके आक्रामक है, हालांकि ऐसा कोई मसौदा भी आया नहीं है और गृह मंत्री ने भी जाकर तमिलनाडु में कहा था कि साउथ की कोई सीटें कम नहीं होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 22 तारीख को एक मीटिंग बुलाई है जिसमें उन्होंने कर्नाटका के मुख्यमंत्री, फिर आपका है पंजाब के मुख्यमंत्री, बंगाल सरकार को निमंत्रण दिया है, उड़ीसा सरकार को निमंत्रण दिया है, केरला के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया है इस परिसीमन को लेकर के कि हम परिसीमन जनसंख्या के आधार पर जो परिसीमन है वो हमें मान्य नहीं है।
तो इस मुद्दे को लेकर संसद में आपने देखा होगा कि बजट सत्र का जो पहला भाग था वो भी प्रोडक्टिव रहा और दूसरा जो भाग जब शुरू हुआ वो भी खासा प्रोडक्टिव रहा। अगर आप क्वेश्चन आवर की बात करें, अगर आप जीरो आवर की बात करें, अगर आप विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की बात करें, आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की बात करें तो बहुत ही प्रोडक्टिव था। लेकिन पिछले 2 दिनों से एक बार डीएम के जो है खासकर बहुत ही उग्र रूप यहाँ पर सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी है, जिसके चलते सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। जी आलोक, ऐसे में सवाल ये कि मुख्यमंत्री स्टालिन सदन के बाहर तो अपने लिए समर्थन या बहुमत या यूं कहें कि तमाम गठबंधन जो साथी हैं इंडिया ब्लॉक के उनका साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या संसद के भीतर भी ये एकजुटता दिखाई दे रही है परिसीमन के मुद्दे पर? देखिए, खासकर हम अगर संसद की बात करें तो खासकर डीएम के जो पार्टी है वो काफ़ी आक्रामक है इस मुद्दे को लेकर के। और दूसरी जो हम कहें साउथ की पार्टियां जो हैं, खासकर कांग्रेस जो है तमिलनाडु में जो कांग्रेस पार्टी है वो भी साथ में जब डीएम के प्रदर्शन करती है इस मुद्दे पर तब साथ में रहते हैं। वाईकू की जो पार्टी है वो भी इनके साथ रहती है। और अब जो 22 तारीख का जो मीटिंग होने वाला है उसमें ये देखना होगा कि क्या और भी दल डीएमके के अलावा और भी जो साउथ के दल हैं वो क्या एक साथ आते हैं इस मुद्दे को लेकर के, और एक साथ अगर मुद्दे को लेकर के आते हैं तो क्या सदन में चर्चा होगी। और सदन में चर्चा की मांग को लेकर डीएमके के जो तमाम सदस्य हैं जीरो आवर के अंदर ये मुद्दा उठा चुके हैं कि तुरंत इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। तो आने वाले दिनों में देखना होगा। हम खासकर 22 तारीख की बात करें, ये 22 तारीख को जो बैठक चेन्नई में हो रही है इस मुद्दे को लेकर के, उसका क्या प्रतिफल आता है, उसका क्या फल आता है, ये देखने वाली विषय होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक पूरी जानकारी के लिए। कर्नाटक विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पर वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कड़ी नाराजगी जताई है। जेपीसी चेयरमैन ने कहा है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को संघीय ढांचे पर भरोसा नहीं है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने जगदम्बिका पाल से विशेष बातचीत की है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी बनी थी और उसके चेयरमैन जगदम्बिका पाल हमारे साथ हैं। सर, कर्नाटक की असेंबली में जो वक्फ बिल है उसको रिजेक्ट करने का प्रस्ताव आया है, ये किस तरह का? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आखिर भारत संविधान से चलता है, संविधान में संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा में राज्य सरकार भी राज्य की विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार, उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करती, केंद्र की सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। केंद्र के कानूनों में हमारी केंद्र की सरकार को, लोकसभा को अधिकार है। लेकिन जिस तरह से वक्त पे केंद्र सरकार ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए प्रस्ताव किया और उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से रिपोर्ट आने के बाद अमेंडेड बिल आ रहा है और उसके खिलाफ कि यह वक्फ का बिल ना आए, एक रिजोल्यूशन लेकर के आए हैं, ये एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। हम इसकी निंदा करते हैं। उनको संविधान में विश्वास नहीं, ये केवल तुष्टीकरण है। विधानसभा को तो इस तरह कोई अधिकार नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल आता है तो उसको रिजेक्ट करने का बिल रखा जाए, प्रस्ताव रखा जाए। मैं इसको कह सकता हूँ अनडेमोक्रेटिक स्टेप है। संघीय ढांचे में एकदम अलोकतांत्रिक कदम उनका है जो उन्होंने प्रस्ताव किया है। इससे साफ है कि वो कहीं न कहीं मानसिक रूप से दिवालियापन है। अब हमारे वक्फ के केंद्र सरकार के उस कानून के खिलाफ रिजोल्यूशन प्रस्ताव कर रहे हैं, तो ये तो साफ है कि कहीं न कहीं उनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है और वो केवल तुष्टीकरण करके अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। जगदम्बिका पाल उनका कहना है कि विधानसभा को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि जब कोई केंद्र में यानी लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल आता है तो उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाए। ये कर्नाटक सरकार, कांग्रेस की जो सरकार है, उसकी तुष्टीकरण की राजनीति है। कैमरामैन प्रबोध नेगी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। बिहार के भागलपुर में गोलीबारी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के चचेरे भांजे की मौत हो गई है। इस घटना में उनकी चचेरी बहन समेत 2 लोगों को भी गोली लगी है। घायलों को भागलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना भागलपुर जिले के नवगछिया के जगतपुर की है, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के 2 चचेरे भांजे जयजीत यादव और विकल यादव ने मामूली विवाद में एक दूसरे को गोली मार दी। गोली लगने से विकल की मौत हो गई, जबकि जयजीत की हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना ये भी मिल रही है कि नित्यानंद राय की चचेरी बहन के हाथ में गोली लगी है, हालांकि वो खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के अपने समकक्ष व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सुझाव दिया है कि अमेरिका को यूक्रेन के अहम ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वामित्व अपने हाथ में ले लेना चाहिए। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम के प्रयासों के बीच ट्रंप ने कल ज़ेलेंस्की से करीब 1 घंटा बात की। इससे एक दिन पहले ही ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा की थी।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के अनुरोधों और आवश्यकताओं के अनुसार बातचीत की, क्योंकि वो दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि वे पूरी तरह से सही रास्ते पर है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज की ओर से व्हाइट हाउस में जारी बयान के अनुसार ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि अमेरिका ऊर्जा क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के कारण इन संयंत्रों को चलाने में बहुत मददगार हो सकता है। ट्रंप ने मंगलवार को पुतिन से यूक्रेन के साथ संभावित आंशिक युद्ध विराम के बारे में बात की। पुतिन ऊर्जा अवसंरचना को निशाना न बनाने पर सहमत हुए, लेकिन 30 दिन के पूर्ण युद्ध विराम का समर्थन करने से इनकार कर दिया। और अखिलेश सुमन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, ट्रंप जिस तरह से एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की से बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाने की अब कोशिश हो रही है, कितने कामयाब दिखाई देते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अगर कहें तो प्रगति की दिशा में इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो बातें अभी रुकी हुई थी वो बातें दोनों पक्ष से बात करके ट्रंप ने इसे रास्ते में लाया है। लेकिन जो एक मौलिक मतभेद है दोनों के बीच में वो है कि क्रेमलिन की तरफ से, मतलब राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बातचीत हुई है ट्रंप से उसमें केवल जो ऊर्जा संरचना है उसी पे हमला न करने की बात हुई है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला रोकने की बात नहीं हुई है। मतलब जो ऊर्जा संरचना है यूक्रेन का और रूस का, उस पे ये दोनों हमला नहीं करेंगे और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई बात तय नहीं हुई है। हालांकि ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, इसके बारे में बात हो रही है, बात हुई है और इस पे भी राजी होना चाहिए रूस को। लेकिन देखिए, इसी बीच में जो एक अहम बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जो अमेरिकी इस बात को ऐसे बोल रहे हैं कि अगर ऊर्जा संरचना पर अगर अमेरिका उसको अपने हाथ में लेता है, उसके नियंत्रण को और उसके चलाने को, तो इससे जो है रूस को जो हमला करने की स्थिति है बाद में भी, उसमें रूस नहीं सक्षम हो पाएगा, क्योंकि तब रूस को अमेरिका से सीधे लड़ना होगा। यही बात वे मिलर समझौते के बारे में कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि देखिए, ये जो ट्रंप के साथ बात हुई है केवल ज़ैपोरिज़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात हुई है और किसी पावर प्लांट की बात नहीं हुई है। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि सारे पावर प्लांट के बारे में बात हुई है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको हल करना है, जिसका जो फाइन पॉइंट है उसको हल करना है। अभी अगले सप्ताह में जो है सऊदी अरब में फिर से बैठक होगी अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच में, और उसमें हो सकता है जो फाइन पॉइंट्स है, फाइन पॉइंट्स पे वे चर्चा करें। आज गुरुवार को ब्रिटेन में जो है 30 जो मिलिट्री चीफ है उनकी एक बैठक होने वाली है। वो मिलिट्री चीफ इस बात पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है वो यूक्रेन को अगर सहायता देने की बात हुई, मतलब यूक्रेन युद्ध रुकने के बाद अगर कोई पीस कीपिंग फोर्स की जरूरत पड़ी तो उसमें वो किस तरीके से योगदान कर सकते हैं। उधर ब्रुसेल्स में भी यूरोपियन यूनियन के लीडर्स की बैठक होगी आज। उसमें भी वो लोग 3 साल में जो अमेरिका और रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष के बारे में, उसके भविष्य के बारे में किस तरह से यूरोपियन यूनियन और हस्तक्षेप कर सकता है, इस पे चर्चा होगी। तो गतिविधियां चारों तरफ से तेज है ऋतु, और इन गतिविधियों का जो पूरा ट्रैजेक्टरी है वो पूरा ट्रैजेक्टरी यही है कि किसी भी तरीके से इस संघर्ष को रोका जाए। अब निश्चित तौर पर यूक्रेन के स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि रूस ये मांग कर रहा है कि रूसी जो बोलने वाले सारे इलाके हैं वो सारे इलाके रूस के कब्जे में दिए जाएं और उसको यूक्रेन जो है वो स्वीकार करे, रिकॉग्नाइज करे। अभी रैसीना डायलॉग में यूक्रेन के कुछ प्रतिनिधि आए हुए थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही तो कि उनका कहना था कि अगर ज़ेलेंस्की इस तरह का वादा करेंगे तो उनकी खुद की पॉपुलैरिटी बहुत यूक्रेन में घट जाएगी, खत्म हो जाएगी, और हो सकता है ऐसी स्थिति में उनको इस्तीफा भी देना पड़े, क्योंकि ये राष्ट्रवाद का मामला हो जाएगा। अब देखना यह है कि इस पूरे मसले को किस तरीके से ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की मिलकर हल करते हैं, ताकि यूक्रेन में जो है आंतरिक शांति भी बनी रहे और रूस और जो यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उस पर भी विराम लगे। तो ये थोड़ा सा लंबा खींच सकता है, लेकिन जो पूरा जो प्रयास है सभी का वो इसी दिशा में बढ़ रहा है। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश पूरी जानकारी के लिए इस पूरे मसले पर। इंडियन वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को 2024 में $1.96 बिलियन का निवेश मिला है। ये रियल एस्टेट सेक्टर में मिले कुल संस्थागत निवेश का 29% है।
वेस्टिन की रिपोर्ट के मुताबिक क्विक कॉमर्स सेक्टर के तेजी से विस्तार के बीच वेयरहाउस की बढ़ती मांग के कारण इस सेक्टर में निवेश प्रवाह सालाना आधार पर 203% तक बढ़ गया। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार द्वारा लगातार ध्यान देने से इस क्षेत्र में विकास को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी मजबूती बनाए हुए है, जो कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन और खपत में सुधार से साफ दिखता है। ये जानकारी आरबीआई के मार्च महीने के बुलेटिन में दी गई है। आरबीआई के स्टेट ऑफ द इकोनॉमी लेख में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को इस समय व्यापारिक तनाव और अनिश्चितता की लहरों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते टैरिफ के कारण वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है और इससे वैश्विक आर्थिक वृद्धि में मंदी की आशंका भी बनी हुई है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। इसका मुख्य कारण कृषि क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन और खपत में सुधार है। हालांकि बाहरी अस्थिरता के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का प्रवाह नकारात्मक बना हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि निजी उपभोग व्यय में वृद्धि हो रही है, जो मजबूत उपभोक्ता विश्वास और निरंतर मांग का संकेत है। हाल के महीनों में सरकारी खर्च में मजबूत वृद्धि हुई है, इससे विकास को और बढ़ावा मिला है। बीसीसीआई ने दुबई में इस महीने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 58 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार का ऐलान किया। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ये पुरस्कार खिलाड़ियों, कोचिंग और सहयोगी स्टाफ और अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति को मिलेगा। बोर्ड ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि किसे कितना पुरस्कार मिलेगा। बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ने एक बयान में कहा कि लगातार 2 आईसीसी खिताब जीतना खास है। ये पुरस्कार विश्व स्तर पर टीम इंडिया की प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता के लिए है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की आज से शुरुआत हो रही है। इस बार इन खेलों में देश भर से करीब 1300 से अधिक खिलाड़ी 6 खेलों में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर कर्ण सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित होंगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का मंच सज चुका है और दिल्ली तैयार है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी के लिए। खेलों का आधिकारिक उद्घाटन गुरुवार को केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। 27 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में 6 पैरा खेलों में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे, जिनमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं शामिल हैं। प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर कर्ण सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की जाएंगी। खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म देश के खिलाड़ियों को देश के अंदर कंपटीशन करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज मुझे खुशी है कि मेरे देश के पैरा एथलीट्स यहाँ कंपटीशन में भाग लेंगे और एक कंपटीशन से खेलेंगे। देश और दुनिया में पैरा एथलीट्स देश का नाम रोशन करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में देश भर से 1300 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें तीरंदाज हरविंदर सिंह, क्लब थ्रोअर धर्मवीर और हाई जंपर प्रवीण कुमार जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। सुशील कुमार, डीडी न्यूज। प्रसारक यानी प्रसार भारती और जर्मनी की फुटबॉल लीग DFB पोकाल के बीच करारनामा हुआ है। इस करारनामे के तहत फुटबॉल लीग DFB पोकाल के पुराने मैचों को दिखाने के साथ ही इस लीग के होने वाले 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच का DD स्पोर्ट्स का पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही OTT ऐप वेब्स पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। जर्मनी की फुटबॉल लीग DFB पोकाल के साथ में आज प्रसार भारती का एक करारनामा हुआ और इसके तहत जो उनके पुराने सीजन्स के जो कार्यक्रम हुए हैं, जो मैचेस हुए हैं, उनकी हाइलाइट्स हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। और साथ ही साथ जो इस सीज़न के जो कार्यक्रम हैं, जिसमें कि उनके लीग मैचेस के बाद जो 2 सेमीफाइनल्स होने वाले हैं और जो फाइनल मैच होगा, उसका हम सीधा प्रसारण DD स्पोर्ट्स पर करेंगे। और हमारी जो OTT की ऐप है वेव्स, उस पर भी इसका प्रसारण सजीव किया जाएगा।
साथ ही साथ आने वाले महीनों में DFP द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ में मिलकर के कुछ नए खिलाड़ियों को चिन्हित करने का एक कार्यक्रम किया जा रहा है और ऐसे करीब 20 खिलाड़ियों को फिर वो अपने खर्चे पर लेकर के जर्मनी जाएंगे, जहां उन बच्चों को ट्रेनिंग होगी, जहां उन बच्चों को वहां के मैचेस में खेलने का अवसर मिलेगा। तो मुझे विश्वास है कि दोनों दृष्टियों से ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात रहेगी। एक तो हमारे जो दर्शक हैं भारत भर में जो फुटबॉल में रुचि रखते हैं उनको अच्छी क्वालिटी के मैचेस देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं जिनका कि फ़ुटबॉल में रुचि है उनको ट्रेनिंग के लिए और आगे बढ़ने के लिए फुटबॉल को एज अ करियर चाहे कहें या एक पैशन के तौर पर लेने के लिए उनको उसमें प्रोत्साहन भी मिलेगा। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने इटली में आयोजित हुए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स के प्रसारण और इन खेलों से जुड़े तमाम पहलुओं को सामने रखने के कार्य के लिए दूरदर्शन की प्रशंसा की। मैं यहाँ दूरदर्शन टीम का जहाँ आभार व्यक्त करूंगी जिन्होंने इटली से हमारे पूरे कार्यक्रम को डायरेक्ट टेलीकास्ट कर भारत में पहुंचाया और हम सब ने हमारे सारे कार्यक्रमों को घर बैठे देखा और जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया उसमें हम सबको दिख रहा था कि ये आसान खेल नहीं थे जिसमें हमारे ये खिलाड़ी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। जो पश्चिमी देश हैं उनके लिए बर्फ बहुत आसान है, लेकिन हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए बर्फ तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। DD न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।